हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो हम कर रहे हैं यहाँ पर केवीएस का आपका टीजीटी साइंस का जो आपका पेपर है उसके क्वेश्चंस को धीरे धीरे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी केवीएस की पेडागोजी बूस्टर सीरीज भी आपकी चैनल पर चल रही है, तो आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी तक उसके काफी सारी क्लासेस और लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं उसमें, और उसमें जो है आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं केवीएस की तो उस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए हम कोशिश करेंगे आपके साइंस के आज जो क्वेश्चंस हैं उनमें बायो के क्वेश्चंस देखेंगे और लेवल देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया है, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो। ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, ऑल प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर, ऑल फंजाई आर यूनिसेलुलर, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो भाई आप जानते ही हैं सेल्स जो है वो आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होती है, और दूसरी आपकी होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक होती है, प्रो का मतलब क्या होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, इसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, यानी इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं, न्यूक्लियर मटेरियल खाली सेल में ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है। ठीक है, और ना ही इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आपके देखने को मिलते हैं, और ये होती कैसी आपकी यूनिसेलुलर होती। ठीक है, यूनिसेलुलर। देन अगर हम यूकैरियोटिक पे जाते हैं तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बैक्टीरिया क्या आते हैं आपके प्रोकैरियोटिक में आते हैं, तो आपका ये यूनिसेलुलर होगा, बिल्कुल सही है। प्रोटोजोन्स भी क्या होंगे आपके यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन सारे फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कुछ फंजाई आपके यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि यीस्ट, ठीक है, यीस्ट आपका यूनिसेलुलर है, लेकिन बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो आपके मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया वगैरह भी आ गया, प्रोटोजोन भी आ गया, तो ये आपके यूनिसेलुलर हो गए। आपका एक तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, आपसे पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा, करेक्ट है ए और बी, यानी कि आपका सही आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, which of the following turns the pressure variations from sound waves into electrical signals in the inner part of the ear? ईयरड्रम, कॉकलिया, एनविल और पिन्ना। भाई स्ट्रक्चर क्या होता है ईयर का, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आउटर ईयर है, ठीक है, ये पूरा पिन्ना होता है, इसके बाद मिडल ईयर है, फिर इनर ईयर है। अब आउटर ईयर में क्या होता है, इसका काम तो क्या हो रहा है, बस खाली यहाँ से साउंड जो है यहाँ पे आ रही है, किस पे पड़ती है, ईयरड्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कान का पर्दा बोलते हो ना जिसे, उस पे क्या होता है, जब इस पे साउंड पड़ती है तो ये वाइब्रेट होता है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर जो तीन आपकी ये बोन्स होती है, स्टिरअप, एनविल और हैमर, ये इसको क्या करती है, इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है, और उसके बाद ये जो आपका कॉकलिया है ये कन्वर्ट करता है इन साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिसके बाद ये बाद में ऑडिटरी कैनाल से ब्रेन तक जाती है। तो अगर हम देखें यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रेशर वेरिएशंस, जो साउंड वेव्स आ रही है ना, प्रेशर वेरिएशंस आ रहे हैं, वो आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में से कौन कन्वर्ट करता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, कॉकलिया। ठीक है, कर्णावर। अब देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन seen in terrestrial organisms, और रीजन दिया है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस ऑब्टेन ऑक्सीजन इन द डिसॉल्व स्टेट फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो भाई इसमें कह रहे हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट होता है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, और इसकी वजह क्या होती है, भाई एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वाटर में डिसॉल्व क्वांटिटी जो होती है ऑक्सीजन की वो एटमॉस्फेयर या एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की क्वांटिटी से कम होती है। इसीलिए कॉम्पनसेट करने के लिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है, उन्हें तेज तेज ब्रीथ करना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो जो आपकी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितना उनके लिए रिक्वायर्ड है वो उसको ले सके। तो यहाँ पे रीजन क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन स्टेट इन द डिसॉल्व स्टेट फ्रॉम वाटर, तो रीजन भी करेक्ट दिया हुआ है, यानी आपका क्या होगा, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है आपके असर्शन को, तो आपका ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पे चलेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू द मोस्ट प्लांट्स एब्सॉर्ब नाइट्रोजन। तो अधिकांश पादप निम्नांकित में से किस रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, प्रोटीन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, यूरिया या वायुमंडलीय नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में करते हैं एक तो,
ठीक है, ये तो है ही आपका। दूसरा आपका यूरिया, ठीक है। प्रोटीन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली आपका यूज नहीं करते हैं प्लांट्स, ठीक है। ये आपका एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं, नाइट्रिफिकेशन का आपका जो है प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स पे कन्वर्ट होती है और फिर प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है, 2 होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, which of the following statements about pteridophytes is not correct, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? दे आर सीडलेस प्लांट्स, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो देखिए जो टेरिडोफाइट ग्रुप था वो आपका, इसमें क्या है, ये तो सही है आपका कि एक तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं इसके पास कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, प्लस इसमें ये भी सही है कि यहाँ पर रूट, स्टेम और लीव्स में जो प्लांट है वो डिवाइडेड होता है, और ये सीडलेस प्लांट्स है क्योंकि सीड तब आएगा जब इसमें फ्लावर होगा, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते। टेरिडोफाइट्स आर नॉट फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स कहाँ से आते हैं? एंजियोस्पर्म से आते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म वाला जो आपकी कैटेगरी है वो आपकी फ्लावरिंग प्लांट्स वाली कैटेगरी है। यहाँ पर आपके फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। तो ये आपका स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कौन सा रॉन्ग है, तो वो सेकेंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरईआर अमंग द फॉलोइंग। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस, सिचुएटेड नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है होता है आपका, वो क्या होता है, उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए उसकी अगर हम ऐसे बनाए तो इसके सरफेस के ऊपर जो है आपका यहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं, और इसी वजह से इसको क्या प्रेजेंस मिलती है, रफ अपीयरेंस मिलती है। अगर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो यहाँ पर ये स्मूथ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट पहला वाला क्या बोल रहा है, लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड सिंथेसिस आरईआर नहीं करता, एसईआर करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पे जो राइबोसोम्स होते हैं उनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट नहीं होता है, ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, आपकी बेसिकली केवल बी वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एक बार सेल में इसको देख लेते हैं, ये आपका सेल का एक एनिमल सेल का डायग्राम है, और ये आप देखोगे ना, ये जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, और इस पे ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या है, ये राइबोसोम्स है, और इसकी अपीयरेंस देखो ये न्यूक्लियस के पास है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है। न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स के ऊपर उपस्थित होते हैं। लिपिड सिंथेसिस एसईआर का काम। नेक्स्ट पे चलेंगे, अब आपके पास दो कॉलम दिए हुए हैं, एक में जो है आपका जो सेल के आपके मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपका कॉलम 2 में फंक्शंस दिए हैं, आपको मैच करना है। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, लाइसोसोम हम जानते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, बेसिकली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं या कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया तो उसको डाइजेस्ट करना उसका काम है। तो यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, डाइजेस्टिव बैग्स एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये होगा इसका, ठीक है। तो लाइसोसोम्स का होगा 3। अब यहीं पे ऑप्शन एक बार देख लो कि ए के साथ 3 आ रहा है। अब ए के साथ 3 वैसे देखो एक ही में आ रहा है, तो बेसिकली आपका यहीं से वैसे आंसर मिल गया, ऑप्शन 2 ही है, इसके अलावा किसी में आ नहीं रहा। फिर भी एक बार और चेक कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यहाँ पर क्या होता है आपका एटीपी की सिंथेसिस होती है, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है, फर्स्ट होगा। सेल वॉल क्या है आपका, ये प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी टू द सेल। सेल वॉल क्या करता है, प्लांट सेल में बेसिकली प्रोटेक्शन और रिजिडिटी देता है सेल को, तो ये आपका 5th से करेक्ट होगा। राइबोसोम्स अभी अभी मैंने आपको बताया था, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। एंड वैक्यूल्स का काम क्या है, इट स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, और ये आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, level of which of the following hormone does not remain at its peak level at the time of ovulation in human female? Follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, progesterone और एस्ट्रोजन, इनमें से किसका जो लेवल है वो आपको ओव्यूलेशन के दौरान हाई नहीं दिखेगा। तो एक बार सभी को देख लो, तो यहाँ पर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन आपका सबसे ज्यादा स्पाइक जो देखने को मिलता है, यानी सबसे ज्यादा लेवल में होगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। फिर एस्ट्रोजन का जो रोल है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है कि वो स्टिमुलेट करता है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है, इसको इसकी रिलीज को ये स्टिमुलेट करता है। और तीसरा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये भी इंक्रीज हो जाता है इस पीरियड के दौरान,
क्योंकि इसका मेन रोल क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में ज्यादा होता है, एग फॉलिकल्स वगैरह जो है प्रिपेयर करने में। तो ये तीन तो आपके ओव्यूलेशन के दौरान फंक्शनल है। सबसे ज्यादा स्पाइक आपको एलएच में देखने को मिलेगा। प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो होता है वो ओव्यूलेशन के दौरान लो होता है। ओव्यूलेशन के 6 से 8 दिन बाद प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि किसका लेवल जो है पीक पर नहीं मिलेगा, पीक पर अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे नहीं मिलेगा आपको ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, तो वो आपका सही आंसर होगा प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका, फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड इन केस ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान इनमें से कौन सी आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको डिप्लॉयड मिलेगा। ठीक है, डिप्लॉयड, हेप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल। ठीक है, हेप्लॉयड सेल में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर आपका हाफ हो जाता है। तो चलिए अब देखेंगे यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, बेसिकली आपका स्पर्म सेल डेवलपमेंट हो रहा है, वो आपका इस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हमें की स्टेजेस दिखाई दे रही हैं, इसमें स्ट्रक्चर्स जो भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं अगर आप उनको देखेंगे, ठीक है, तो पहले आपका जो प्रोसेस हो रहा है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो सेमिनस ट्यूब्यूल्स हैं उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो है आपका ये स्टेम सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड करेंगी माइटोटिकली। और माइटोटिक डिवीजन जब होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ यहाँ पर नहीं होता, यानी इसके डिवीजन के बाद भी आपकी सेल अभी भी क्या है, डिप्लॉयड ही है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जनरेट हुई है और वो क्या है, वो डिप्लॉयड है। नेक्स्ट स्टेप में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन में जाएगी। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी अब आपकी सेल क्या हो गई, हैप्लॉइड हो गई, अब डिप्लॉइड नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपकी सेल हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को ऐसे शो करेंगे, डिप्लॉइड को ऐसे शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो आपकी बनी है ये हैप्लॉइड है। अगेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर से आपकी एक मियोटिक डिवीजन में जाएगी टू प्रोड्यूस स्पर्मेटिड्स which then undergo spermiogenesis transforming into spermatogonia। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपका जो स्पर्मेटिड्स बना है, यहाँ से स्पर्मेटोजो बना है, जुआ बना है। ठीक है, ये आपका क्या है, हैप्लॉइड है। फिर आपके जो यहाँ पर मैच्योर स्पर्मेटोजुआ है ये रिलीज हो जाते हैं ल्यूमेन में थ्रू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब आपका अगर यहाँ पर पूछा गया है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड था, स्पर्मेटिड्स जो था वो आपका हैप्लॉइड था, स्पर्मेटोजुआ भी आपका हैप्लॉइड था, लेकिन सर्टोली सेल्स जो थे वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिला, ये आपका हैप्लॉइड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आपका आंसर क्या होगा, ये डिप्लॉइड है तो सर्टोली सेल्स होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, Which of the following is a wrong statement about system of binomial nomenclature? तो binomial nomenclature आप जानते ही हैं कि किसी भी स्पीशी का साइंटिफिक नेम जब हम देते हैं तो वहां पर हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, एक जीनस नेम और दूसरा स्पीशी नेम, और इसी को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सी है ये पूछा है। पहली स्टेटमेंट देखिए, नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेम ऑफ जीनस एंड स्पीशी टुगेदर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे रोज का नाम क्या लिखते हैं, रोजा इंडिका। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये जीनस नेम हो गया, ये स्पीशी नेम हो गया। Then while writing the name of an organism, first letter of the genus and species name is written in capital letters। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सिर्फ जीनस का नाम फर्स्ट जो है आपका वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है, स्पीशी का फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल लेटर में ही रहता है। फिर भी और हम देख लेते हैं, जीनस एंड स्पीशीज नेम्स आर इटैलिसाइज्ड व्हाइल प्रिंटिंग, ये बिल्कुल ठीक है। जब प्रिंट किए जाते हैं तो आपका ये जो नेम है ये इटैलिक्स में आएगा। देन नेम ऑफ द ऑथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब द ऑर्गेनिज्म में आल्सो बी रिटन आफ्टर स्पीशीज एपिथेट, बिल्कुल सही, ये भी किया जा सकता है। तो अब आपका जो रॉन्ग स्टेटमेंट निकल के आ रहा है वो है सेकंड वाला, तो यहां से ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट कंटेन्स जनरेटिव सेल, it contains vegetative as well as generative cell, generative cell of pollen grain is spindle shaped and generative cell of pollen grain give rise 3 male gametes। तो देखो पहली स्टेटमेंट तो आपकी दूसरी स्टेटमेंट में ही इंक्लूडेड है, जनरेटिव सेल लिखा है पहले में केवल और दूसरे में जनरेटिव वेजिटेटिव दोनों लिखा है, ये दोनों सही है, वेजिटेटिव भी होती है जनरेटिव भी होती है। तो जो आपका पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन में ठीक है एक जो आपकी वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, जिसे हम वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं, इसको आप ट्यूब सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब सेल। आपने अगर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर देखा है तो जब आपका स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है,
स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर बनती है एक पॉलन ट्यूब, ठीक है, एक पॉलन ट्यूब बनती है जिस ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा। तो ये जो पॉलन ट्यूब फॉर्म हुई है वो किसकी वजह से हुई है? वेजिटेटिव सेल की वजह से हुई है, इसीलिए इसे ट्यूब सेल भी कहते हैं। तो वेजिटेटिव सेल इसमें है। पॉलन ग्रेन के अंदर जो दूसरा है वो है आपका जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल आपकी माइटोटिकली डिवाइड होती है, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर टू मेल गैमीट्स जो है इससे अराइज होते हैं, ठीक है, कितने? टू मेल गैमीट्स। तो अब आपका स्टेटमेंट देखेंगे कि यहाँ पर पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तीसरी भी करेक्ट है। पॉलन ग्रेन जो है उसमें स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है, आपका थोड़ा सा डेंस साइटोप्लाज्म होगा, फिर न्यूक्लियस होगा, दैट इज स्पिंडल शेप। फोर्थ वाला स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ 3 मेल गैमीट्स कह रहा है, जबकि हमारी जनरेटिव सेल जो है यहाँ पॉलन ग्रेन की वो सिर्फ 2 मेल गैमीट्स यहाँ से अराइज होते हैं थ्रू माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे, symplastic system in plant is formed through which of the following? माइकोराइजा, प्लाज्मोडेस्मेटा, कैस्पेरियन स्ट्रिप या कोइजन टेंशन पुल। तो symplastic सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जो सेल्स के बीच में कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा। तो एक सेल से दूसरे सेल के तक जो आपका वाटर या सॉल्यूट्स का फ्लो होना है वो आपकी कंटिन्यूटी कौन मेंटेन करेगा? सिम्प्लास्टिक सिस्टम। अब यहाँ पर दो सिस्टम है, एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे आपका क्या है? जब ये जो वाटर और सॉल्यूट्स का एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, ये कंटिन्यूटी मेंटेन करना साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है, तो ये सिम्प्लास्टिक पाथवे हो गया। और ये जो चैनल यहाँ बीच में बना है, दिस इज योर प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मा। अब यहाँ पर अगर ये सेल वॉल के थ्रू जा रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्टिक पाथवे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हुआ? यहाँ पर ऑप्शन है आपका बी करेक्ट। सिम्प्लास्टिक सिस्टम के लिए कौन है आपका रिस्पॉन्सिबल? प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन दैट इज ग्लाइकोलिसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड। तो ग्लाइकोलिसिस की पूरी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिया है पायरुविक एसिड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड नहीं है, 6 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्विलाई में होता है, एल्विलाई सरफेस प्रेजेंट करता है, आपका होता है एल्विलाई की जो वॉल्स हैं उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ब्लड कैपिलरीज क्या लेकर आती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है रिलीज कर देगा एल्विलाई में, एल्विलाई से ऑक्सीजन लेगा और वापस से बॉडी टिश्यूज और सेल्स वगैरह में पहुंचाएगा। तो ये एक्सचेंज जो है आपका ये किसके बीच में हो रहा है? एपिथेलियम ऑफ एल्विलाइन, एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एपिथेलियम ऑफ एल्विलाइन, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ एल्विलाइन, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ एल्विलाइन, एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो इसका सही आंसर है एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टोटल वॉल्यूम अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन या सांस छोड़ने के बाद आप अगर सांस लेते हैं, ठीक है, इन लेते हैं, तो फिर यहाँ पर उसको क्या टर्म बोला जाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम। तो वैसे तो क्लियर ही हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा? ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं और चीजों को भी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपकी क्या होती है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। मैंने सांस ली उसके बाद में जितना एक्सपायर कर रही हूँ, यानी कि मैं जितना बाहर सांस निकाल रही हूँ, दैट इज योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? अच्छे से इंस्पायरेशन करने के बाद, खूब अच्छे से लेने के बाद मैं फोर्सफुली जितना अच्छे से एक्सहेल कर सकती हूँ, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर द टोटल अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर अ मैक्सिमल इनहेलेशन, जितना सांस आप भर सकते हो उतना अंदर आपने भरी और इसके बाद आपने फोर्सफुली जो है सांस छोड़ी, वो आपकी क्या है? वाइटल कैपेसिटी बताएगी। और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल आपका ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर रहे हैं तो कितना आप इंस्पायर कर रहे हैं, कितना आप यहाँ पर बाहर एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन हार्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी है? एओर्टा अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय बाइकुस्पिड वॉल,
राइट वेंट्रिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड साइनो आर्ट्रियल नोड इज प्रेजेंट इन राइट आर्ट्रियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पर तो आपकी यही लग रही है, एओर्टा अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। एओर्टा राइट वेंट्रिकल से अराइज नहीं होता है। एक बार आप यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, ये आपका राइट वाला, ठीक है, हार्ट है, यहाँ आपका लेफ्ट वाला हिस्सा है ये। ठीक है, तो आपका एओर्टा कह रहे हैं कि राइट से अराइज होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एओर्टा आप देखोगे तो एओर्टा आपका लेफ्ट से जो है निकलता है, तो वही वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। यह आपकी डबल सर्कुलेशन है जो ह्यूमन हार्ट का यहाँ पे दिखा रखा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ होते हैं आपके आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, फिर आपका अगर आप इस तरह से डिटेल डायग्राम में देखेंगे तो एक स्टेटमेंट आपका क्या था कि जो आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में वॉल्व होता है। वॉल्व का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, बैक फ्लो ऑफ वाटर, जैसे कि यहाँ आर्ट्रियम से नीचे को अगर जैसे ही ब्लड आएगा तो आपके पहले ही वॉल्व खुलते हैं, इसके बाद ये बंद हो जाते हैं, शट हो जाते हैं। क्यों शट हो जाते हैं? कि अगर नीचे से प्रेशर पड़े तो ब्लड वापस ऊपर को ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्व्स हैं इसी को इन्होंने बाइकुस्पिड, यहाँ पर होता है ट्राइकुस्पिड वॉल्व, और इस तरफ यहाँ लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकुस्पिड वॉल्व। बाइकुस्पिड वॉल्व को ही हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। फिर एक स्टेटमेंट आपकी थी कि एसए नोड आपका राइट आर्टियम पे होता है, वो भी करेक्ट है, राइट आर्टियम पर ही आपका एसए नोड होता है। एक बार आप स्टेटमेंट्स देख लीजिए। तो एओर्टा राइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, यही आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन तो यहाँ पर यही करेक्ट है। फिर हमने इसको भी देख लिया है आपका। इसके अलावा राइट वेंट्रिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, राइट वेंट्रिकल बिल्कुल सही। ये जो आपका ब्लू में दिखाया गया ना, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पहले होता क्या है आपका, ये जो वेना कावा होती है, इनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी से किस में आता है? पहले आपके राइट वाले आर्टरी में आता है, यहाँ से फिर ये आपके किस में जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर ये क्या होता है? ऑक्सीजनेट होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी दैट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड सेम वे इट गोज फॉर पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पहले यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेट होने के लिए। जब ऑक्सीजनेट हो जाएगा ब्लड तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर आएगी? लेफ्ट आर्टरियम में लेके आएगी। लेफ्ट आर्टरियम जो है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के थ्रू उसे पूरी बॉडी में भेज देगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही रहेगा, पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज ऑल अदर वेन्स इन द बॉडी विल कैरी ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। आइडेंटिफाई द फूड सोर्सेज फॉर कैल्शियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो बेसिकली आपको यहाँ पर फूड सोर्सेज दिया और पूछा है इसमें कैल्शियम हमें किस किस में मिलेगा। तो देखिए, मिल्क में कैल्शियम होता है, सैल्मन फिश में कैल्शियम होता है, राइस में नहीं होगा, बीन्स में होगा। तो ए बी डी ऑप्शन आपके जहां भी आ रहे हैं वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज विटामिन ई। तो विटामिन ई का यहाँ पर नाम पूछा है, तो कैल्सिप्रॉल, साइनोकोबालामीन, फाइटोनाडायोन। ठीक है, नाडियोन। टोकोफेरॉल जो है आपका, ये आपका विटामिन ई होता है। ठीक है, विटामिन ई। तो सही आंसर तो है यहाँ पर आपका टोकोफेरॉल। बाकियों को भी देख लीजिए, कैल्सिफेरॉल इज योर विटामिन डी, साइनोकोबालामीन इज योर विटामिन B12, एंड फाइटोनाडियोन इज योर विटामिन के, मैन मेड विटामिन के। ठीक है, मैन मेड विटामिन के। नेक्स्ट चलेंगे। स्ट्रक्चर पैरापोडिया इज ऑब्जर्व इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर आपका ये जो डाइवर्सिटी वाला हमें पढ़ना होता है, जितनी भी स्पीशीज वगैरह, इनको हमने क्या किया हुआ है? पूरा इन्हें क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि किस ग्रुप में आपका प्लांटे में आएंगे, एनिमेलिया में आएंगे, ये सारी चीजें हमने सब कर रखी हैं, किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसमें से आपके टॉपिक में से क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ ले या कोई फीचर पूछ ले कि ये आपका किस फाइलम में आएगा। तो यहाँ पर अभी पूछ रहे हैं कि पैरापोडिया स्ट्रक्चर हमें किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है? क्रिस्टेशिया में, एनिलिडा में, टिनोफोरा में या पोरिफेरा में? तो इसका सही आंसर है एनिलिडा। इसको आप देख सकते हैं, पैरापोडिया यहाँ पर ये बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट पे चलेंगे। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइलम प्लूरोब्रांचिया बिलोंग्स। तो प्लूरोब्रांचिया आपका सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा। तो ये आपका टिनोफोरा को बिलोंग करता है।
तो ये आज हमने करे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। आपको पता चल रहा होगा कि लेवल थोड़ा सा अप है, थोड़ी सी आपको यहाँ पर 11th और 12th की बुक्स भी चेक करनी पड़ेंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका बेसिकली जहां तक है 10 तक का लेवल का भी आप कवर करते हैं, तो काफी क्वेश्चंस वहां से हो जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको अप जाने की जरूरत है, अगर वहां पे कुछ टॉपिक्स पे ही आप ऊपर का पढ़ सकते हैं। बायो में लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा हायर लेवल पे पढ़नी पड़ेंगी। इन साइंस के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे बहुत जल्द। आपका केवीएस साइंस का जो टीजीटी के लिए आपका कोर्स अवेलेबल हो जाएगा ऐप पे। अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ चैट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरीज वगैरह जो भी हैं वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने केवीएस की पेडागोजी बूस्टर सीरीज चला रखी है। पेडागोजी का सेपरेट कोर्स भी चल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा होता है कि कई बार बहुत सारी चीजें सभी बता पाना डिटेल में मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहाँ हमने काफ़ी डिटेल में सारी थ्योरीज, जो भी मैं आपको यहाँ रिसोर्सेज भी बताती हूँ ना, जो रिसोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल में वो सारी चीज़ें समझा भी रखी हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हैं केवीएस वैकेंसी 2025 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर हमारे कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी अभी से करेंगे तभी आप आने वाली वैकेंसी के लिए रेडी हो पाएंगे। मेरिट पिछली बार भी बहुत हाई गई थी, इसीलिए तैयारी अभी से आपको करनी चाहिए। अगर आप कोर्स नहीं भी लेना चाहते तो आप हमारी यूट्यूब की सीरीज के साथ तो जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है केवीएस पेडागोजी बूस्टर सीरीज की, उसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारा ये जो भी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप दूसरों के साथ शेयर भी करिए इसे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।